नमस्कार। आइए आज एक ऐसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं जो हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी फेस की है। भारत का लोन लैंडस्केप। सच बताइए, जब भी लोन की बात आती है तो वो पेपर वर्क लगता है ना, जैसे कोई मुश्किल बोर्ड एग्जाम दे रहे हों। बैंक के वो ढेर सारे फॉर्म्स, एंडलेस क्वेश्चंस। आज इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये चर्चा प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये जानकारी आरबीआई के गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस पर आधारित है। अब देखिए, हर बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की पॉलिसीज थोड़ी अलग हो सकती हैं, राइट? इसलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये एक्सप्लेनर सिर्फ एक बेहतर फाइनेंशियल समझ बनाने के लिए है। अब सोचिए, इतनी लंबी पेपर वर्क आखिर होती क्यों है? अक्सर लगता है कि ये सब हमें परेशान करने के लिए है, पर एक्चुअली रियलिटी कुछ और ही है। लेंडर्स ये सारी चेकिंग इसलिए करते हैं ताकि रिस्क को सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट किया जा सके और रेगुलेटरी कंप्लायंस बनी रहे। बेसिकली उनका मेन मकसद सिर्फ अपने फंड्स को नहीं, बल्कि लोन लेने वाले को भी किसी फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना होता। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले द 3 पिलर्स ऑफ इवैल्यूएशन, फिर 10 कोर क्वेश्चंस, उसके बाद द लोन लैंडस्केप, फिर आएगा कॉम्पोजिट लोन्स एक्सप्लेन्ड, और लास्ट में सबसे काम की चीज, द बोरोवर्स प्लेबुक। चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, द 3 पिलर्स ऑफ इवैल्यूएशन। आखिर इन लेंडर्स को चाहिए क्या? आइए इनके इवैल्यूएशन के कोर माइंडसेट को समझते हैं। देखिए, चाहे कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी, उनकी पूरी चेकिंग सिर्फ इन 3 पिलर्स पर टिकी होती है। नंबर 1, रीपेमेंट कैपेसिटी। क्या पूरी अवधि तक लोन की ईएमआई आसानी से चुकाई जा सकेगी? नंबर 2, जेन्युइननेस ऑफ पर्पस। क्या लोन सच में उसी काम के लिए लिया जा रहा है जो बताया गया है? और तीसरा, ओवरऑल क्रेडिट रिस्क। एप्लीकेंट का प्रोफाइल और कोलैटरल देखने के बाद क्या ये लोन देना सेफ है? बस यही 3 बातें लोन का फेट डिसाइड करती हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, 10 कोर क्वेश्चंस। ये वही सवाल हैं जो हर लोन एप्लीकेशन की बुनियाद होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जाते हैं, इसका राज इन्हीं में छुपा है। आइडेंटिटी और केवाईसी से शुरू करके इनकम स्टेबिलिटी, लोन का पर्पस, रीपेमेंट सोर्स, बैंक अकाउंट हिस्ट्री और गारंटर्स तक, इन सभी डिटेल्स का सिर्फ एक ही गोल होता है। जब लेंडर्स सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स या टैक्स रिटर्न्स को माइक्रो लेवल पर चेक करते हैं, तो वो एक्चुअली आइडेंटिटी और जेन्युइन कैश फ्लो कंफर्म कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक रिगरस फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक जैसा है। 750 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एक मैजिक नंबर है। किसी भी एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर अगर 750 या उससे ऊपर है तो उसे आइडियल माना जाता है। एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री न सिर्फ लोन अप्रूवल की गारंटी बढ़ाती है, बल्कि इससे काफ़ी लोअर इंटरेस्ट रेट्स भी मिल सकते हैं। लेंडर्स के लिए ये 750 का आंकड़ा आर्थिक अनुशासन का सबसे बड़ा और ठोस प्रूफ है। इसके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, FOIR, यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। इसे ऐसे समझिए, इनकम का आधा हिस्सा एग्जिस्टिंग ईएमआईज के लिए और आधा बची हुई आमदनी के लिए। लेंडर्स इस रेशियो को जरूर चेक करते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि एक नई ईएमआई ऐड करने से बोरोअर पे कर्ज का बोझ लिमिट से बाहर न चला जाए। सिंपल टर्म्स में फाइनेंशियल ओवर लेवरेजिंग को रोकने का ये एक स्मार्ट तरीका है। तीसरा सेक्शन, द लोन लैंडस्केप। यहां हम सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स को आपस में कंपेयर करेंगे और इनके रिस्क प्रोफाइल्स देखते हैं। तो एक तरफ हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसे कि पर्सनल लोन्स। अब क्योंकि यहाँ बैंक के पास गिरवी रखने के लिए कोई एसेट नहीं होता, तो पूरा फोकस क्रेडिट स्कोर पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ FOIR स्ट्रिक्ट 40 से 50% तक कैप्ड होता है और लोन अमाउंट मंथली सैलरी का 10 से 20 गुना ही मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है सिक्योर्ड लोन्स, जैसे होम लोन्स। यहाँ टोटल फोकस कोलैटरल यानी प्रॉपर्टी पर होता है। क्लियर प्रॉपर्टी टाइटल, नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स, ये सब बिल्कुल मस्ट हो जाते हैं। यानी अनसिक्योर्ड में फाइनेंशियल हैबिट चेक होती है और सिक्योर्ड में प्रॉपर्टी की वैल्यू। लेंडर्स लोन के पर्पस के हिसाब से अपना लेंस कैसे चेंज करते हैं, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। बिजनेस लोन्स की बात करें तो 2 से 3 साल का बिजनेस विंटेज, जीएसटी रिटर्न्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एमएसएमईज की आर्थिक सेहत सबसे ज्यादा मैटर करती है। पर एजुकेशन लोन्स में फोकस एकदम बदल जाता है। वहां इंस्टीट्यूशन से एडमिशन लेटर, को एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पढ़ाई के बाद होने वाली आमदनी का प्रोजेक्शन देखा जाता है। एकदम डिफरेंट अप्रोच, राइट?
अब जरा LTV यानी लोन टू वैल्यू रेशियो को देखते हैं। ये दर्शाता है कि बैंक किसी एसेट की वैल्यू के बदले कितना पैसा फाइनेंस करेगा। व्हीकल लोन्स में ये 80 से 90% होता है, यानी डाउन पेमेंट का थोड़ा हिस्सा खुद देना होगा। गोल्ड लोन्स की बात करें तो RBI ने खुद एक स्ट्रिक्ट कैप लगाया है, एग्जैक्टली 75% पर, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ये रेशियो 50 से 70% के आसपास रहता है। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि अलग अलग एसेट्स का रिस्क लेंडर्स कैसे स्मार्टली मैनेज करते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे कॉम्प्लेक्स और अल्टीमेट पार्ट पर, सेक्शन 4 कंपोजिट लोन्स। जब बात इस स्पेसिफिक लोन प्रोडक्ट की आती है तो लेंडर्स प्रैक्टिकली इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? तो कंपोजिट लोन आखिर है क्या? ये एक ऐसा लोन है जो जमीन खरीदने और उस पर नया घर बनाने के लिए एक ही साथ लिया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा जोखिम, और जिसे हम एक पैराडॉक्स भी कह सकते हैं, यह है कि मेरा कोलैटरल यानी जो घर एक्चुअल में बनने वाला है वो पैसा देते वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचकर देखिए, यही वजह है कि बैंक्स इसमें एक्सट्रीम सावधानी बरतते हैं और अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स या आर्किटेक्ट के एस्टिमेट्स की डिमांड इतनी स्ट्रिक्ट होती है। और इसीलिए इस लोन का पैसा एक साथ कभी नहीं मिलता। इसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में डिसबर्स किया जाता है। जमीन खरीदने से लेकर फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल, सुपरस्ट्रक्चर और एकदम आखिरी फिनिशिंग तक। हर नए स्टेप पर लेंडर्स प्रॉपर साइट विजिट्स और टेक्निकल वैल्यूएशंस करवाते हैं। क्यों? ताकि फंड्स का डाइवर्जन ना हो, यानी घर बनाने का पैसा कहीं और खर्च ना हो जाए। ये निगरानी एक सुरक्षित लेंडिंग प्रोसेस के लिए लिटरली एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इस सब एनालिसिस के बाद एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, एक बोरोअर इस पूरे प्रोसेस को अपने लिए स्मूथ और टर्म्स को फेवरेबल कैसे बना सकता है? अब तक हमने पूरा प्रोसेस लेंडर के नजरिए से समझा। अब वक्त है इस इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए यूज करने का। सेक्शन 5 द बोरोवर्स प्लेबुक, प्रेपरेशन इज की। आइए उन प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स को देखते हैं जिससे आवेदन बिना किसी रुकावट के अप्रूव हो सके। एक परफेक्ट प्लेबुक आखिर कैसी होनी चाहिए? एप्लीकेशन देने से करीब 3 से 6 महीने पहले अपना सिबिल स्कोर चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई एरर हो तो ठीक करने का टाइम मिल सके। फिर एप्लीकेशन से 1 महीना पहले सारे फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एक जगह वेल ऑर्गेनाइज कर लेने चाहिए। इससे लास्ट मिनट पैनिक बिल्कुल नहीं होता। और सबसे बड़ा रूल, एप्लीकेशन डे पर एक साथ कई बैंक्स में लोन इंक्वायरीज करने से बचना चाहिए। हार्ड इंक्वायरीज से क्रेडिट स्कोर पर इंस्टेंटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक और जरूरी बात, सिर्फ हर महीने आने वाली EMI मत देखिए, बल्कि पूरे टेन्योर में जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे कैलकुलेट करना जरूरी है। असली कॉस्ट वही छुपी होती है। साथ ही बैंक के साथ अपनी आर्थिक स्थिति की कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना और डिसिप्लिन रखना बेहद फायदेमंद होता है। और हाँ, अगर जरा सा भी डाउट लगे तो एक फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। इस एक्सप्लेनर को हम एक चिंतनशील विचार के साथ रैप अप करते हैं। देखिए, एक लोन का काम लाइफ को एम्पावर करना और गोल्स को अचीव करने में मदद करना होना चाहिए, ना कि लंबे समय तक टेंशन और एंजाइटी का कारण बनना। अगर अनुशासन और सही जानकारी हो तो बैंक या ये कागजी प्रोसेस बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। तो क्या हम सब सच में अपने अगले लोन एप्लीकेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये नॉलेज उसी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।